दोस्तों, जब पेंडेमिक के कारण सारी दुनिया घर में बैठी थी, उस समय कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना किडनैपिंग के केस को सोल्व करने में लगे थे। इस सस्पेंस से भरी हुई मूवी का नाम और फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर सैमुअल को देखते हैं जो टीवी में न्यूज सुन रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि पेंडेमिक के कारण 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक लड़की जंगल की तरफ से भागती हुई शहर में आती है और एक बिल्डिंग के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम रेमोस है। उसकी आवाज सुनकर वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है। फिर इंस्पेक्टर सैमुअल और सब इंस्पेक्टर मार्टा उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। तभी एक पुलिस वाली बताती है कि इस लड़की का नाम सायो है और ये पिछले 3 महीने से लापता थी। फिर बाहर उनको रामोस मिलता है। वो कहता है कि मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे के बारे में जानता हूँ, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। फिर वे दोनों सायो की मॉम के पास जाते हैं ताकि उसे बता सके कि उसकी बेटी जिंदा है। सायो की मॉम अब तक यही समझ रही थी कि उसकी बेटी मर चुकी है। फिर वे सायो की मॉम को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। कमिश्नर ये केस उन दोनों को ही दे देता है। अब इन दोनों को ये पता लगाना था कि उस लड़की को किडनैप किसने किया और क्या वहाँ और भी लड़कियां हैं। फिर सैमुअल मार्टा को घर छोड़ने के लिए जाता है। मार्टा का एक बॉयफ्रेंड भी था जो घर में आइसोलेटेड था। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन था। वे दोनों केस की छानबीन शुरू कर देते हैं। फिर वे एक खंडर जगह में जाते हैं जहाँ एक लड़का उन दोनों को देखकर भागने लगता है। फिर वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो तो कोई नशेड़ी था जो पुलिस के डर से वहाँ से भाग रहा था। फिर सब इंस्पेक्टर के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि सायो को होश आ गया है। डॉक्टर बताती है कि सायो ने अपनी मॉम को पहचान लिया है। वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोल नहीं पा रही। जैसे ही बोलने लगेगी हम आपको बता देंगे। सैमुअल कहता है तब तक बहुत देर हो जाएगी, उसके किडनैपर हाथ से निकल जाएंगे। डॉक्टर कहती है हमसे जो भी मदद होगी हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। फिर वे सायो के सुतेले बाप के पास जाते हैं क्योंकि उसके रियल फादर की डेथ हो चुकी थी। सायो का सुतेला बाप कहता है पहले ही आपके बहुत से साथी आकर मुझसे पूछताछ कर चुके हैं, अब आपको क्या चाहिए? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन कसम खाकर कहता हूँ आज तक मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए बार बार मेरा टाइम खराब मत कीजिए, जाइए यहाँ से। फिर जब वे अपने ऑफिस में केस की छानबीन कर रहे थे तब सैमुअल मार्टा को दिखाता है कि ये आदमी डॉग किलर है और पिछले ही हफ्ते किसी लड़की ने इसके खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी। चलो ढूंढते हैं इसको। सारा शहर बंद था और जगह जगह पर पुलिस के नाके लगे हुए थे। ये बंदा जंगल के बीच में रहा करता था। उस समय उसका घर बंद पड़ा था। फिर वे दोनों जबरदस्ती उस घर में घुस जाते हैं। वे उस बंद बड़े मकान की छानबीन करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई अस्तबल है और काफी अरसे से बंद पड़ा है। तभी वहाँ पर वो पागल आदमी आ जाता है जिसको ढूंढने वे लोग आए थे। सैमुअल कहता है कि कोई मुजरिम भागकर तुम्हारे घर के अंदर घुस गया है, कृपया दरवाजा खोलेंगे, हमें उसे ढूंढना है। वो आदमी दरवाजा खोल देता है। अंदर जाकर सैमुअल पूछता है कि ये बिस्तर किसका है। वो आदमी बताता है कि जब मेरा भाई और मैं शिकार खेलने जाते हैं तो मेरा भाई यहाँ पर सोता है। सैमुअल पूछता है कि तुम्हारे खिलाफ एक रिपोर्ट भी थी किसी से जबरदस्ती करने की। वो आदमी कहता है कि मैं शराब पी रहा था और वो लड़की वहाँ से जा रही थी। मैंने उस पर ट्राई मारी लेकिन वो चिल्लाने लगी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। चेक करना हमारा फर्ज है, बस उसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी होगी। फिर वे दोनों वापिस अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। तभी सब इंस्पेक्टर को फोन आता है और उसे पता चलता है कि सायो के नाखून में जो मिट्टी मिली है वो किसी अस्तबल की मिट्टी है। फिर सैमुअल अपनी कार को रोकता है और वे दोनों उस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो वहां से भाग गया है। मार्टा अपनी टीम को फोन करती है और बताती है कि एक आदमी लाल मोंटेरो कार में भागा है, आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर दो। फिर वे दोनों चेकिंग के लिए वापस अस्तबल के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि घास फूस से ढका हुआ था। वहाँ किसी तरह का तहखाना लग रहा था। उस तहखाने के अंदर भी एक रूम था। उस रूम में जाने पर उन्हें महसूस होता है जैसे यहाँ पर किसी को बांध कर रखा गया था। फिर सैमुअल को एक पुलिस वाले का फोन आता है। वो बताते हैं कि लाल मोंटेरो कार मिल गई है। पुलिस वाला बताता है कि नाकाबंदी तोड़ने के चक्कर में वो नीचे खाई में गिर गया। तभी सैमुअल को वो आदमी दिख जाता है। सैमुअल कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये तो खेल की शुरुआत है और खुद को गोली मार लेता है। अब लॉकडाउन का तीसरा दिन चढ़ जाता है। सैमुअल और मार्टा उस घर की अच्छे से छानबीन करते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल जाए, क्योंकि उन्हें शक था कि उसका भाई भी उसके साथ इन काले कारनामों में मिला होगा। फिर सैमुअल को वहाँ और भी कई लड़के लड़कियों के शूज मिलते हैं और मार्टा को एक तस्वीर मिलती है। फिर जब कमिश्नर वहाँ आता है तो वे उन्हें वे सारी चीजें दिखाते हैं और बताते हैं कि वो अकेला नहीं था, जरूर उसका भाई भी उसके साथ मिला हुआ है। कमिश्नर कहता है तो ढूंढो उसके भाई को। फिर सैमुअल पता लगा लेता है
कि उसके भाई का फार्म यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है और वे दोनों उसके भाई के पास पहुँच जाते हैं। उसका भाई बताता है कि मेरी अपने भाई के साथ कभी नहीं बनी और ना ही मैं कभी शिकार पर गया। वो हमेशा डिमोन नाम के बंदे के साथ शिकार पर जाया करता था। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। यहीं पास में ही उसके भाई की वर्कशॉप है, वो आपको वहीं पर मिलेगा। फिर वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर उन्हें वहां पर एक ट्रेलर दिखाई देता है। खटखटाने पर उसमें से कोई भी बाहर नहीं आता। मार्टा जैसे ही उसका दरवाजा खोलती है, सैमुअल को विंडो में से दिख जाता है कि अंदर बॉम्ब लगा है। फिर वे दोनों वहां से भागते हैं और इतने में वहां पर विस्फोट हो जाता है। डिमोन को पता था कि उसको ढूंढने के लिए पुलिस वाले जरूर आएंगे और उस सनकी ने पुलिस वालों को मारने के लिए ही ये ट्रैप लगाया था। कमिश्नर कहता है कि ध्यान रहे, प्रेस को इन सब चीजों से दूर रखना है। फिर चेकिंग के दौरान मार्टा को वहां पर उन लोगों की तस्वीरें मिलती है जिनको अब तक इन लोगों ने किडनैप किया था। कमिश्नर कहता है कि तुम दोनों जाकर पहले आराम कर लो, पिछले 48 घंटों से तुम लोग लगातार काम कर रहे हो। उस रात मार्टा के बॉयफ्रेंड को भी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि घर में उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सैमुअल भी उस समय अपनी फैमिली से बात कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि घर से बाहर मत निकलना, खुद को सेफ रखो, हम जल्दी मिलेंगे। आज लॉकडाउन का चौथा दिन था। वे दोनों कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं। कमिश्नर ने उन सभी फोटोज की डिटेल निकलवा ली थी और वो उन दोनों को बताता है कि वे हर 3 महीने बाद एक किडनैपिंग करते हैं, यानी जब भी मौसम चेंज होता है वे किसी को किडनैप कर लेते हैं। ये ओनली सेक्सुअल ही नहीं, तंत्र विद्या का भी मामला हो सकता है। तभी उन्हें पता चलता है कि डिमोन का ट्रक मिल गया है। वे ट्रक के अंदर जाकर देखते हैं, वहाँ भी एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ किसी को बांध कर रखा गया था। फिर वे डीमन के भाई से मिलने जाते हैं। ये वही इंसान था जो सायो का स्टेप फादर था। सैमुअल कहता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है? वो कहता है उसे ढूंढना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। फिर सैमुअल उसे धमकाता है और कहता है कि तुम्हें भी उसके साथ अंदर कर दूंगा। फिर वो बताता है कि पहाड़ों के बीच एक आश्रम है, वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ जाता है। फिर मार्टा मैप में देखती है, जिस जगह वो ट्रक मिला था आश्रम भी उसी के पास में था। फिर वे दोनों कुछ पुलिस वालों को लेकर उस आश्रम के पास जाते हैं, लेकिन डिमोन बिना सोचे समझे उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, वो खुद को सैमुअल के हवाले कर देता है। सैमुअल कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हो गया है, लेकिन वो कहता है नहीं, अभी तो खेल की शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। फिर जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वो जगह दिखती है जहाँ वे लोग बलि दिया करते थे। अब बारी आती है उससे सवाल जवाब की। वो बंदा इतना ढीठ था कि किसी भी बात का सीधे से जवाब ही नहीं दे रहा था। वो बताता है कि दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि ऊपर वाला नाराज है और हम लोग ऊपर वाले को खुश करने के लिए बलि देते हैं। हम सायो की भी बलि देने वाले थे, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। सैमुअल पूछता है कि तुम्हें किसने कहा कि इस तरह से ऊपर वाला खुश होता है? डिमोन कहता है कि हमारे प्रॉफिट ने हमें बताया है, हम उसी की राह पर चलते हैं, तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। सैमुअल उसे टॉर्चर करता है, लेकिन वो उसका नाम भी नहीं बताता। जब सैमुअल जाने लगता है तो डिमोन कहता है कि अपनी आंखें खुली रखना, हमारा प्रॉफिट जल्दी ही किसी की बलि देने वाला है। पहले तो वो उनको पागल लगता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए सैमुअल सायो से मिलने हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे रोकती है, लेकिन वो कहता है कि हम नहीं चाहते किसी और की भी जान खतरे में आए। फिर डॉक्टर सैमुअल से डॉग किलर और डिमोन का स्केच लेकर सायो को दिखाती है और पूछती है क्या ये वही लोग हैं? सायो कहती है हाँ, और इशारा करके बताती है कि वहाँ 3 लोग थे। जब वे हॉस्पिटल से निकलते हैं तो उस समय कोई उन्हें छुप छुप कर देख रहा था। तभी एक नर्स हॉस्पिटल से निकलती है और उसे कोई किडनैप कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैमुअल मार्टा को एक फोटो दिखाता है और बताता है कि डॉग किलर और डेमोन एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन अभी तक उनके हाथ में तीसरे बंदे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं लगा था। फिर जब मार्टा अपने लिए कॉफी लेने जाती है तो उसे ब्लैक हुडी पहने कोई बिल्डिंग से बाहर खड़ा दिखता है। फिर मार्टा भागकर उसके पीछे जाती है और उसे कहती है रुक जाओ, मैं पुलिस हूँ, तुम्हें शूट कर दूंगी। ब्लैक हुडी में कोई लड़की थी। फिर मार्टा उसकी आईडी देखती है, उस लड़की का नाम लीडिया था। मार्टा कहती है शहर में कर्फ्यू लगा है, अभी की अभी घर जाओ। फिर सैमुअल पूछता है कि कौन थी वो? मार्टा कहती है बस एक बेवकूफ लड़की थी। अब लॉकडाउन का 5वां दिन शुरू हो जाता है। जब मार्टा उठती है तो उसे अपने कंप्यूटर पर एक नोट लगा मिलता है जिस पर लिखा था कि माई मोम हैज पास्ड अवे। जब सैमुअल अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो उसे उसकी मोम से मिलने नहीं दिया जाता। वे कहते हैं कि हमने आपकी मोम को संस्कार के लिए भेज दिया है। सैमुअल बहुत रोता है और उसका ये दर्द वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने 2 साल पहले इस घटना को महसूस किया है। फिर उसे एक फोन आता है और पता चलता है कि रात को एक नर्स भी अगवा हुई है। सैमुअल अपने काम को लेकर इतना डेडिकेटेड था कि अभी अभी उसकी माँ की मौत हो जाने के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था।
फिर मार्टा उसे बताती है कि वो 20-21 साल की नर्स है और उसी की कार में उसे अगवा कर लिया गया है। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि ये काम किसका है, लेकिन शक था कि शायद वो प्रॉफिट ही होगा। फिर वे दोनों डीमन को अपने साथ ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। कमिश्नर उस समय किसी मीटिंग में थे, इसलिए सैमुअल बिना इजाजत के ही डीमन को अपने साथ ले जाता है। वे उसे उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ से उसे पकड़ा गया था। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। उसे अंदर ले जाकर सैमुअल पूछता है कि तेरा प्रॉफिट कौन है, मुझे नाम बताओ उसका। डीमन कहता है कि जब हमने उन लड़कों का शिकार किया तो वे कितने तड़पे थे, काश तुम उनकी चीखें सुन पाते। फिर सैमुअल एक डंडा उठाकर उसे पीटता है और उसे टॉर्चर भी करता है। उसका ये रूप देखकर मार्टा दंग रह जाती है। डीमन कहता है चाहे मेरी जान ले लो तब भी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। फिर सैमुअल अपनी गन से उसके पाँव में गोली मारता है और रोकने पर वो मार्टा को जोर से धक्का देता है, लेकिन वो इतना ढीठ था कि सैमुअल को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाता है और सैमुअल की इस हरकत पर सस्पेंड कर देता है। आज का दिन सैमुअल के लिए बहुत ही बुरा रहा। पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई और अब उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। अब रात हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सायो की मॉम से इजाजत लेती है ताकि सायो से कुछ और सवाल कर सके, लेकिन वो उन औरतों में से थी कि किसी और के बच्चे मरे तो मरे, उसकी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर डॉक्टर की नजर सायो की कमर पर बने एक निशान पर जाती है। उधर सैमुअल जब अपना सामान ऑफिस से उठाने के लिए जाता है तो उसकी नजर डॉग किलर और डीमन के बचपन की फोटो पर पड़ती है। फिर सैमुअल उसे बड़ी करके देखता है। उसके पीछे एक आदमी भी खड़ा था जिसके गले में उसी तरह का पुतला था जो बाकी के अगवा किए हुए लोगों की फोटो में था। उस समय मार्टा हॉस्पिटल में अपने बॉयफ्रेंड का पता लेने गई थी। तभी उसे डॉक्टर का मैसेज आता है, क्या हम बात कर सकते हैं। उस समय सैमुअल रेमोस के पास जाता है और उसे वो फोटो दिखाकर पूछता है, ये फोटो लगभग 25 साल पुरानी है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। रेमोस कहता है कि हाँ, सब इसे प्रॉफिट कहकर बुलाते थे। मैंने कई सालों से इसे नहीं देखा, लेकिन इसके पिता इन्फेस्टो के पास रहते हैं। फिर रेमोस कहता है कि मैं उस एरिया को अच्छे से जानता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं ले चलता हूँ। उधर मार्टा डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। डॉक्टर बताती है कि मैंने सायो की कमर पर एक निशान देखा है, बिल्कुल वैसा ही निशान एक और लेडी की चेस्ट पर बना हुआ है। वो बहुत साल पहले एक संगठन का हिस्सा थी, उसका हमारे ही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिर मार्टा उस लेडी से मिलती है। ये वही लेडी थी जो उसके ऑफिस के बाहर ब्लैक हुडी पहनकर खड़ी थी। उस समय सैमुअल इन्फेस्टो के पास बने घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो मार्टा को मैसेज करके बताता है कि मैं रेमोस के साथ उस प्रॉफिट के घर पर आया हूँ, और फिर वो अपनी लोकेशन भी भेज देता है। रेमोस जब वहाँ पर खड़ी कार का कवर हटाता है तो सैमुअल बताता है कि ये उसी लड़के की कार है जिसका कल किडनैप हुआ है। उधर लीडिया मार्टा को बताती है कि जब मैं 17 साल की थी तो कुछ लोगों के साथ एक बंद पड़ी माइन में जाया करती थी। हम वहाँ पर नशा किया करते थे। तभी हमारे प्रॉफिट को बलि देने का विचार आया। वे मेरी ही बलि देना चाहते थे, लेकिन एक लड़के ने उन्हें सही वक्त पर रोक लिया। उस समय सैमुअल उस घर के अंदर तहकीकात के लिए चला जाता है। वहाँ एक कमरे के अंदर बेड के ऊपर कंकाल पड़ा हुआ था और बहुत बदबू भी थी। फिर सैमुअल उस घर से बाहर आ जाता है। उधर लीडिया बताती है कि हमारे प्रॉफिट का नाम रेमोस था और उसका घर इन्फेस्टो के पास में था। तभी सैमुअल के फोन पर मार्टा का फोन आता है और वो बताती है कि ऑफिसर रेमोस ही प्रॉफिट है। इतने में रेमोस सैमुअल को शूट कर देता है। जो इंसान अपनी मॉम की डेथ होने के बावजूद और सस्पेंड होने के बावजूद अपने फर्ज को बाखूबी निभा रहा था, उसके इनाम के बदले में उसे मौत मिलती है। मार्टा सैमुअल की बताई हुई लोकेशन पर पुलिस के साथ पहुंचती है, लेकिन वहां उसे सैमुअल की लाश मिलती है। वहां उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता और ना ही वो किडनैप हुई लड़की मिलती है। लॉकडाउन का 5वां दिन सैमुअल की मौत के साथ खत्म हो जाता है। आज लॉकडाउन का 6ठा दिन है। मार्टा कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर वहां पर बनी माइन की छानबीन करने जाती है, क्योंकि इसी माइन के बारे में लीडिया ने बताया था। वहां पर बनी सब बिल्डिंगें खाली थी। फिर मार्टा एक लिफ्ट में सवार होकर उस माइन के सबसे नीचे वाले फ्लोर में जाने लगती है। ये बेवकूफ उस समय अपने साथ कोई भी पुलिस वाला लेकर नहीं जाती। कई मंजिलें नीचे जाने के बाद मार्टा लिफ्ट से बाहर आती है और माइन के अंदर चलने लगती है। उसे वहाँ किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहाँ एक रूम में वही नर्स बंधी हुई थी जिसको 2 दिन पहले किडनैप किया गया था। अब तक उन्होंने जितनी भी लड़कियों की बलि दी थी उन सभी की चोटियां वहाँ पर टंगी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स भी जली हुई थी। तभी वहाँ प्रॉफिट आता है और अचानक से मार्टा के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लगी थी। फिर मार्टा प्रॉफिट के ऊपर गोली चला देती है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर वो उस लड़की को आजाद करके अपने साथ ले जाती है। लॉकडाउन के 10वें दिन मार्टा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वो अब ठीक हो चुका था। फिर वो खिड़की से बाहर झांकती है। वहाँ वायरस का कहर जारी था। मार्टा का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, क्या दुनिया खत्म होने वाली है। मार्टा कहती है, हाँ मुझे भी लगता है। दोस्तों, इस मूवी में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और मूवी लेकर आऊं तो आपको पता चल सके। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।